कश्मीरी सेब पाठ देखेंगे। कश्मीरी सेब पाठ का लेखक का नाम है प्रेमचंद जी और साहित्य विधा है कहानी। संक्षिप्त में हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका जन्मस्थल है वाराणसी के पास लहमी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका प्रमुख रचनाएं हैं गोदाना, सेवा सदन, गबन, निर्मला, मानस सरोवर आदि इनके प्रमुख रचनाएं हैं। और हम आते हैं कश्मीरी सेब पाठ का उद्देश्य। किस उद्देश्य के लिए यह पाठ प्रेमचंद जी लिखते हैं? देखिए बच्चों, बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखाबाजी पर प्रकाश डाला जाता है। बच्चों, आजकल हम देख रहे हैं बाजार में किस तरह लोगों के साथ, ग्राहकों के साथ व्यापारियों धोखा कर रहे हैं, ये सब हम देखते हैं। इसलिए इस पाठ में हम बाजार में होने वाली धोखाबाजी को देखते हैं। हम पाठ का आशय देखेंगे। खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए। यह पाठ का आशय अंतिम में हम देखेंगे, प्रथम में भी हम देखेंगे। पाठ का आशय होता है खरीदारी करते समय सावधानी बरतना चाहिए और अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाना पड़ता है। यह पाठ का आशय है। अब हम देखेंगे कल लेखक स्वयं अपने अनुभव को एक कथा के रूप में, कहानी के रूप में बताते जाते हैं। प्रेमचंद जी बताते हैं, कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा परिसों की दुकान रास्ते में ही पड़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए मेवा परिसों एक शब्द आ गया। उसका अर्थ होता है ताजे फल बेचने वाला, ताजा फल बेचने वाला। प्रिय छात्रों, एक बार प्रेमचंद जी ने 2-4 जरूरी चीजें लाने के लिए बाहर गए थे, बाजार गए थे। वहां पर पंजाबी मेवा परिसों का बहुत सारे दुकान थे। देखिए उस दुकान में एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से सजे हुए थे। देखिए एक दुकान में रंगदार गुलाबी से सजे हुए थे। उसको देखकर लेखक का मन जी ललचा उठा। देखिए जी ललचा, ललचा का अर्थ होता है लालच और इच्छा। लेने के लिए प्रेमचंद जी को बहुत इच्छा हो गया। देखिए आगे चलकर हम देखते हैं आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। हम सब लोग जानते हैं कौन सा फल में कौन सा प्रोटीन है, कौन सा फल में विटामिन है। यह प्रवृत्ति आज ज्यादा हो गई है। टोमेटो को पहला कोई भी ना पूछता था, अब टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टोमेटो प्रथम कोई भी नहीं पूछता था, आज टोमेटो भोजन का अवश्य बन गया है। इसलिए प्रिय छात्रों, आपको एक अंक के लिए जरूर आएगा, टोमेटो किसके लिए अवश्य हो गया है? भोजन के लिए अवश्य हो गया है। अब हम देखते हैं गाजर। देखिए लेखक ने एक एक फल के बारे में, सब्जियां के बारे में बताते आ रहे हैं। हम टोमेटो देखे, अब हम आ रहे हैं गाजर। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। हम सब लोग जानते हैं नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे गरीबों भूख लगने पर गाजर ही खाते हैं। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते हैं। अमीर लोग भोजन के समय में गाजर को हलवा करके खाते हैं। मगर
अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलता है। आज लोग, शिक्षित लोग यह जानते हैं, सब लोग जानते हैं, गाजर में प्रोटीन और विटामिन के अंश हैं। इसलिए सब लोग बाजार को जाकर खरीदारी कर रहे हैं। गाजर को भी मेज का स्थान मिल गया है। अब हम देखते हैं, टोमेटो हो गया, गाजर हो गया, अब सेब। सेब के विषय में तो यहाँ कहा जाना लगा है कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं रहता है, इतना श्रेष्ठ फल सेब है। हर रोज एक फल खाइए, सेब खाइए, डॉक्टरों का आवश्यक नहीं रहेगी। देखिए बच्चों, डॉक्टरों से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर बोल जाने से फल नहीं, नीम कौड़ी भी खा सकते हैं। नीम कौड़ी का अर्थ होता है नीम का फल या फूल या पत्ता। सेब मांगते हैं, दुकानदार ने लेखक से कहता है, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, काश कश्मीर के, अब ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा। इस कहने के बाद मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। लेखक ने अपना रुमाल दे दिए। रुमाल देकर कहते हैं, चुन चुन कर देना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला। दुकानदार ने तराजू उठाया, उठाकर अपने नौकर से कहा, सुनो, आधा से कश्मीर से निकालना, चुनकर लाना। लौंडा 4 सेब लाया। देखिए, लौंडा का अर्थ होता है छोकरा या बालक। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखा। दुकानदार ने तौला, रुमाल में बांधा और दे दिया। लेखक जी ने कितना पैसे दे दिए? 4 पैसे दे दिए। देखिए, लेखक जी सेब लाए, घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। लिफाफा किस तरह था उसको लेकर घर पे लेखक जी रख दिए। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। यहाँ पर एक नया शब्द आता है, कायदा। कायदा का अर्थ होता है नियम। लेखक जी कहते हैं रात में कोई फल खाने का कायदा तो नहीं है, फल खाने का समय प्रातः काल होता है। प्रेमचंद जी कहते हैं, आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, सेब को देखते ही वह सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। बच्चों, यहाँ पर गल जाना इसका अर्थ होता है किसी ठोस पदार्थ को पिघलाना, किसी वस्तु का घनत्व कम होना, मृदु होना। यहाँ पहला सेब का हालत भी वही हुआ था। लेखक समझे रात को दुकानदार ने देखा न होगा। इस तरह देखते हैं। अब दूसरा सेब निकाला, यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया होगा। एक सेब तो ऐसा हुआ था, दूसरा सेब लेते हैं, वह आधा सड़ा हुआ था। अब लेखक जी विचार करते हैं दुकानदार ने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है। और तीसरा सेब देखते हैं, यह सड़ा तो न था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। यह तीसरा सेब का था। अब चौथा सेब लेखक ने ले लिए, वह तो बेदाग था, मगर उसमें ये काला सुराख था जैसा अक्सर बेरों में होते हैं।
काट तो कटा तो भीतर वैसे ही तब्बे, जैसे बियर में होते हैं ये सेब भी खाने को लायक नहीं थे। देखिए मित्रों, छोटा सेब लेकर के लिए वहां पर अक्सर बेरों में होते हैं, उसमें काला सुराखता रंध्रित, तो उसमें देखकर देखते हैं जो बेरों पारे नल्ले किस तरह वह अंदर जाकर तकते रहते हैं, उसी तरह चारों में था। देखिए इससे हमको पता चलता है कि दुकानदार ने लेखक जी को धोखा दिया है। मित्रों यहाँ तक हम देखें, अगला सेशन दयानंद पुजारी सर जी आपको बताते हैं। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में आपको विप्रिय सर जी ने सड़े हुए चारों सेबों के बारे में देखिए। प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में विप्रिय सर ने सड़े हुए चारों सेबों के बारे में बहुत ही बेखूबी से आपको बताया है। यहाँ पर मैं उसी पाठ को आगे बढ़ाना चाहता हूं, है ना। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपको लेखक प्रेमचंद जी ने किस तरह धोखा खाया था उसके बारे में बता रहे थे सर, है ना। उसी को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं यहाँ पर देखो, 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। यहाँ पर देखो लेखक जैसा कि बाजार में जाकर 4 सेब खरीद कर लाए थे, वो सेब अच्छे नहीं थे, सड़े हुए थे, उसका गम नहीं ज्यादा हुआ उसको। लेखक को ज्यादा गम किसके बारे में हुआ? देखो चारित्रिक पतन, समाज का जो चारित्रिक पतन हुआ है उसके बारे में लेखक को बहुत गम हो रहा है, क्योंकि लेखक उस दुकानदार के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर धोखा खाया था। इसके लिए उस लेखक को वह गम ज्यादा सता रहा था। आगे चलकर दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया, यह भी लेखक बताते हुए कहते हैं कि जानबूझकर ही दुकानदार ने लेखक को धोखा किया था। इसका यहाँ पर जिक्र करता है लेखक जी ने। उसके बाद देखो, एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता। लेखक का मानना है कोई एक सेब सड़ा हुआ होता तो वह क्षमा के योग्य था, लेकिन सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, उनकी निगाह न पड़ी होगी, ऐसे ही जल्दबाजी में वह एक सेब सड़ा हुआ डाल दिया होगा, ऐसा लेखक समझ लेते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ था देखो, मगर चारों के चारों से खराब निकलना लेखक को मन को डांट रहा था, यह साफ धोखा है। लेखक कहते हैं कि एक सेब सड़ा हुआ तो उसको आंख को नहीं पड़ा होगा ऐसा सोचता था, लेकिन चारों को चारों सड़ा हुआ मिलना यह सरासर धोखा ही था, ऐसा लेखक का मानना है। आगे चलकर देखिए, इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। लेखक का मानना था कि इस धोखे में लेखक का भी सहयोग था। वो कैसे? देखिए, मैंने उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। लेखक आंख मूंदकर उसके हाथ में रुमाल दे देते हैं, रुमाल में सारे सेब डालकर दे दो ऐसे। यह धोखा देने के लिए प्रेरणादायक होता है, क्योंकि सेब को देखकर कैसा है, सड़ा हुआ या अच्छा हुआ है, लेखक को देखना था। लेकिन लेखक ने क्या किया, रुमाल दुकानदार के हाथ में दे दिया। इससे दुकानदार भांप लिया। देखो, भांपना इसका मतलब है अंदाज कर लेते हैं दुकानदार कि यह लेखक महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले नहीं है, वह और न इतने चौकस से घर से लौटाने आए। दुकानदार लेखक को जो मंशा थी उसको भांप लिया। वो कैसा कि जो उसके हाथ में जो रुमाल दे दिया, उससे यह महाशय वो सेबों को अच्छी तरह देखने वाले नहीं है, घर ले जाकर भी वापस देने के लिए भी नहीं आने वाले, ऐसे भांप कर सरासर लेखक को धोखा देते हैं। ऐसे यहां लेखक का बताना है। सहयोग यहां पर किसका भी था? लेखक का भी सहयोग था धोखे खाने में। आगे चलकर देखो, लेखक बताते हैं, देखो सेबों के बारे में यहां पर चिंतित लेखक क्या कहते हैं,
आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। देखो, बेईमान कब होता है, बेईमानी कब होता है, इसका मतलब लेखक बताते हैं कि जब उसको अवसर मिलता है। यहां पर लेखक उसको अवसर दिया, इसलिए वह बेईमानी करी। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। देखो, यहां पर दो नए शब्द आए हैं। ढीलेपन, इसका अर्थ होता है आलस। अवसर, इसका अर्थ होता है मौका देना, संदर्भ देना। यहां पर देखो, लेखक कहते हैं कि ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से। हम दुकानदार के ऊपर विश्वास रखकर जो उसके हाथ में रुमाल दिया, उसी से वो बेईमानी के लिए हमने ही उनको उकसाया, ऐसा लेखक का मानना था। आगे चलकर देखिए, देखो यहां पर क्या हुआ। हाँ, आगे चलकर पढ़े लिखे लोग, यहां पर पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोगों को आजकल कोई भी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। यहां पर 3 शब्दों को यहां पर दिया गया है। पहले शब्द थाने, थाने यानी पुलिस थाना। कचहरी, कचहरी का मतलब होता है न्यायालय। और म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका। यहां पर गए तो देखो, वहां पर सभी लोग रिश्वत देते हैं, ऐसे लेखक का मानना है। कभी कभार तुम वहां गए तो अगले बार वहां जाने के लिए आप कतराएंगे, आपको उतनी दुर्गति होगी कि आप दोबारा वहां जा नहीं सकेंगे, ऐसे लेखक का कहना है। आगे चलकर लेखक बताते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। देखो, पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। क्या था? व्यापारियों की साख बनी थी, योग तौर में चाहे छटाक खस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह दूर से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, आपके रुपए सुरक्षित होते थे। देखो, पिछले कुछ वर्षों की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि व्यापारियों की साख, इस शब्द का अर्थ होता है विश्वास। व्यापारियों पर भरोसा था। यहां पर देखो, और छटाक भी देखिए, चटाक और छटाक यहां पर बताया गया है। एक पारंपरिक वजन का माप। देखो, एक शेर आलू क्या गेहूं देना, वो गेहूं एक शेर होता है ना, और शेर के 16वें भाग को हम छटाक कहते हैं। यहाँ पर वो 16वें भाग को थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम कहते हैं हम यहाँ पर। देखो, पहले लोग ऐसे नहीं थे, व्यापारियों की साख बनी होती थी माप तौल में कुछ ज्यादा या कुछ कम दिए तो भी चलता था, और उसके बदले में लेकिन 5 रुपए की जगह 10 रुपए दिए तो भी चलता था। वह रुपए सुरक्षित होते थे क्योंकि उसके वो विश्वास योग्य थे। आगे चलकर लेखक यहां पर बताते हैं, मुझे याद है एक बार मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से पैसे की रेवड़ियां ली थी, पैसे की जगह अटक दे आया था। लेखक एक अपनी कहानी बताते हैं यहाँ पर। मुहर्रम के मौके पर, मुहर्रम के जो मेले होते हैं ना, उस मौके पर दुकानदार कुछ खरीदने बाजार गया था। वहां पर एक पैसे की जगह रेवड़ियां लिया था। रेवड़ियां यानी कुछ मीठी पदार्थ। मीठी पदार्थ लेकर एक आने देने के बदले अठन्नी दिया था। अठन्नी देकर आए थे। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया। देखो, एक आने के बदले अठन्नी दिया था लेखक ने। वो घर आकर उसको याद आया,
ये करने के बदले अटैनी दिया हूं ऐसे। इसलिए दुकानदार के पास घबरा कर लेखक प्रेमचंद दौड़कर जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है देखो, सेब के बारे में बताया लेखक, चारों सेब सड़ा हुआ मिला था, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ये करने के बदले अटैनी दिया था। उसके आगे क्या होता है, घबरा कर लेकर जाते थे। आशा नहीं थी कि वह अटैनी लौटाएगा, लेखक को आशा नहीं था कि वह अटैनी लौटाएगा। यहां पर देखो, ये करने के बदले अटैनी देकर आया था लेखक को विश्वास ही नहीं था कि दुकानदार अटैनी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अटैनी लौटा दी और उल्टी मुझे क्षमा मांगी। देखो, प्रसन्न चित्त इसका मतलब है खुशी, आनंद और हर्ष, इसका अर्थ होता है। अब देखो, प्रसन्न चित्त से अटैनी लौटा गए और मुझसे क्षमा भी मांगी। लेखक का कहना है कि वह दुकानदार अटैनी भी लौटाई और हर्ष से, प्रसन्न चित्त से अटैनी भी लौटाकर क्षमा तक मांगा, ऐसा लेखक का कहना था। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। यही पर जो अटैनी क्षमा मांगकर लौटाए हैं, वहीं पर कुछ दुकानदार कैसे हैं, सड़े हुए सेब भी बेचते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। उसके बाद देखो, मुझे आशा है, लेखक को आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे। लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, लेखक को एक अनुभव हुआ है बाजार में कैसे जाने का, कैसे व्यवहार करने का, उसी को बताते हुए पाठक यानी आप सब लोग जो श्रोता में होते हैं उसको पाठक कहते हैं। देखो यहाँ पर विद्यार्थी, छात्र, पाठ पढ़ने वाला, है ना, उसका अर्थ जो आप सुन रहे हैं, आप सब बाजार जाते हैं तो ऐसे आंख बंद करके व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब भी मिलेंगे। जब आप भी आंख बंद करके बाजार गए, ऐसे व्यवहार के, तो आपको भी सड़े हुए सेब ही मिलेंगे, ऐसे लेकर का कहना है। यानी खराब सब्जियां या व्यवहार करके लाना पड़ेगा, ऐसा लेकर का कहना है। आगे चलकर यहाँ पर देखो, पाठ यहाँ पर समाप्त होता है ना। यहाँ पर आप सब लोग पिछले क्लास में प्रीवियस में भी बताया है बहुत सारे ऐसे विषयों के बारे में। आप इसके आगे हम अभ्यास भाग को भी थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर देखो, अभ्यास भाग में पाठ का आशय देखो, यहाँ पर जो हमने अभी तक पाठ को पढ़ा है उसी को ही आशय के रूप में लेकर बताते हैं। यहाँ पर देखो, आशय को एक बार देखेंगे। खरीदारी करते समय सावधानी रखना है, जैसे कि हम आम बात है उसको जानते हैं। खरीदारी करते समय हम सभी को सावधानी से रहना होगा। उसके बाद अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं करते तो धोखा खाने की संभावना होती है। जब हम सतर्क नहीं रहते तो ऐसे बातें आम हो जाता है कि धोखा खाने की, है ना। आगे देखिए, अभ्यास भाग में पहला प्रश्न आता है आपको। देखो, लेखक जी ने खरीदने कहां गए थे? लेखक चीजें खरीदने कहां गए थे? बच्चों, आप बता सकते हैं आप में से कोई? हाँ, सही उत्तर है। देखो, लेखक चीजें खरीदने चौक गए थे। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न कौन सा है? लेखक को क्या नजर आया? लेखक को क्या नजर आता है? इस प्रश्न को उत्तर आप दे सकते हैं कोई आप में से? हाँ, वो भी सही है। देखो, लेखक को दुकान में रंगदार और गुलाबी सेब नजर आया। सही उत्तर बच्चों। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न है। देखो आगे, देखो तीसरा प्रश्न है, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? जी क्यों ललचा उठा? बता सकते हैं आप में से कोई? प्रेमचंद जी का जी क्यों ललचा उठा? देखो, एक एक अंक के लिए यह प्रश्न जरूर आएंगे, आपको सोचना होगा। देखिए, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? सही उत्तर, शाबाश बच्चे। देखो, लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार और गुलाबी सेब दुकान में सजे थे।
ऐसे सेवों को देखकर लेखक का जी ललचा उठा। शाबाश। अगला प्रश्न है, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यहां पर देखो, टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? कोई बता सकते हैं? यहां बताओ। हाँ, सही उत्तर, टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। शाबाश बच्चे। अब स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? ये तो सभी को पता ही होगा, है ना? सेब से भी बढ़कर कौन सा नहीं है? स्वाद में आम से बढ़कर सेब नहीं है। इसका उत्तर देखो, आपको उत्तर देते वक्त प्रश्न को ही लेना है। उत्तर के अंदर देखो कैसे, स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है, यहां पर किससे इसको निकालना है, यहां पर आम को रखना है ना? देखो आसान सा ट्रिक्स है। स्वाद में सेब से आम बढ़कर है, ऐसा लिखना होता है। आगे देखिए, रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाए तो किसकी जरूरत, किनकी जरूरत नहीं होगी, ऐसा पूछते हैं। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, है ना? सही है, क्योंकि सेब में विटामिन और प्रोटीन है। हाँ, आगे चलकर देखिए, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ऐसा यहां पर बहुत ही चौकन होकर उत्तर देना होगा बच्चों। देखिए पहला प्रश्न क्या कौन सा है? आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? किसके बारे में विचार किया जाता है, कोई बता सकते हो? हाँ देखो, मैं ये बता देता हूं। देखो, आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? क्या कहा? सही है। देखो, दुकानदार ने लेखक से कहा कि बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के। देखो यहां पर सेब कहां से आए हैं? कश्मीर से। आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। यह दुकानदार का लेखक से कहना था। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार नौकर से क्या कहते हैं, बता सकते हैं कोई? हाँ, सही उत्तर। देखो, दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकलना, चुनकर लाना, ऐसा दुकानदार कहते हैं। अंत में चौथा प्रश्न, देखो सेब की हालत के बारे में लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न जरूर आएगा। देखो, इसको आपको बहुत ही बेखूबी से याद रखना है। देखो, इसका उत्तर आप सभी लोग जानते हैं। हिप्पी सर ने बहुत ही बेखूबी से आपको वो चारों सेबों के बारे में बताया है। वही उत्तर यहाँ पर आते हैं, है ना? देखो, हाँ, चारों सेबों के बारे में यहाँ पर बताते हैं। सेब की हालत के बारे में लिखिए। पहला सेब तो कैसा था? सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। और दूसरा सेब कैसा था? दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो नहीं था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल चिपक गया था। चिपकना ही नहीं, ऐसे चिपकना, है ना? चिपक गया था। चौथा सेब बेदार था। चौथा सेब कैसा था? ऊपर से अच्छा था, मगर उसमें एक काला सुराख था, एक छेद था, जैसा अक्सर बेरों में होता है। जैसा बेरों में होता है ना, वैसे एक सुराख था। चारों सेबों के बारे में यहाँ पर लेखक बताया है। यही चारों वाक्य उत्तर के रूप में काम आते हैं। आपको पूर्ण अंक मिल सकते हैं यहाँ पर, है ना? धन्यवाद बच्चों। अभी तक आपने बहुत ही शांत चित्त से इस पाठ को सुना, देखा और समझा। आगे हम इस पाठ के बारे में कुछ प्रश्न पूछेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग उन प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास कीजिए। धन्यवाद।